मोदी जी कह रहे हैं हम इज़राइल के साथ हैं और भारत का जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय का, वो कह रहा है हमारी फ़िलिस्तीन की नीति चल रही है। 3 जगह युद्ध हो रहा है दुनिया में। एक युद्ध तो हो रहा है आप देखिए यूक्रेन में, एक हो रहा है फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में और एक युद्ध हो रहा है हिंदुस्तान की इस मध्य जो हिंदी पट्टी है इसमें। तो हर युद्ध में आप समझिए सबसे पहली बलि सत्य की होती है। सबसे पहली बलि सच्चाई की होती है। सबसे पहली बलि जो है मानवता की होती है। केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में चाहता है भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बाकी देश फलता-फूलता रहे। तो इसका मतलब खुद उसके मन में जो है भगवान को भी धोखा देने की इच्छा है। नमस्कार दादा, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर जी। आपसे पूछना चाहूँगा, तकरीबन 13-14 दिन से भी ज़्यादा का वक़्त बीत चुका है, इज़राइल ने जो हमले किए हुए हैं फ़िलिस्तीन पर, हमास के अटैक के बाद। तो ऐसे में झूठ इस कदर फैलाया जा रहा है, इस कदर ट्विटर का सहारा लेकर, जो अब एक्स कहते हैं हम जिसे, उस पर फेक वीडियो और एक रिपोर्ट सामने आई है कि सबसे ज़्यादा झूठ हमारे देश से हो रहा है। कुछ ग्रुप्स हैं जो लगातार झूठ बोल रहे हैं फ़िलिस्तीन को लेकर। वो इज़राइल को विक्टिम दिखा रहे हैं और फ़िलिस्तीन को जो है एक तरह से ज़ुल्मी बताकर वीडियो पे वीडियो वायरल हो रहे हैं। और इज़राइल के ज़ुल्म की इंतहाएँ देखिए, सुबह आज खबर थी कि 500 लोगों को मारा है हॉस्पिटल में जो इलाज करा रहे थे। उसके बाद भी यूएनओ हो, उसके बाद अमेरिका हो, सबकी दोगलापंती और झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। तो आपको क्या लगता है अब किस ओर जा रही है जंग? जंग का अंजाम क्या होगा ये तो अभी देखने वाली बात है। जी, लेकिन सच ये है कि जंग से पहले झूठ की जंग चल रही है। और झूठ की जंग ये चल रही है कि शुरू से ये दिखाया गया है कि फ़िलिस्तीन के लोग अत्याचारी हैं, रावण हैं, राक्षस हैं और पहला झूठ ये आया कि 20 जो यहूदी बच्चे थे, उनके सर को कलम कर दिया गया और वो वीडियो खूब चला। उसके बाद इज़राइल की सेना को कहना पड़ा कि ये झूठा वीडियो है, ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है। दरअसल वो एक फ़िल्म का एक हिस्सा था, रॉ स्टॉक जिसे बोलते हैं, उसको दिखाया गया कि जी। यहूदियों ने ऐसे इन बच्चों को मारा। आप इस तरह समझिए जैसे ड्रैकुला की फ़िल्म के सीन को आप ले लें और ये दिखाएँ कि ड्रैकुला जो है, किसी आदमी की हत्या करता था, तो वो अपने दाँत गड़ाकर जो है उसकी खून जो गर्दन पे दाँत गड़ाता था, फिर उसका खून पी लेता था। जबकि ड्रैकुला नाम का कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि ड्रैकुला नाम का एक शैतान दुनिया में मौजूद है। तो इसी तरह ये जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का झगड़ा है, इसमें जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, वो सारे झूठे हैं और झूठे नैरेटिव की अभी एक हाल ही में एक किताब आई है, जिसका नाम है मैडम कमिश्नर। मैडम कमिश्नर एक आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि मुंबई म्युनिसिपल पुलिस में कमिश्नर भी थी और बड़ी जाबाज़ थी, जिनको लेकर जो है मर्दानी फ़िल्म बनी थी। जिन लोगों ने मर्दानी फ़िल्म देखी होगी, रानी जी, मुखर्जी जी, की मैंने भी देखी है। जी, कैरेक्टर में और उनका नाम था मीरा बोरवेटकर। अब मीरा बोरवेटकर ने एक जो किताब लिखी है, जो अभी जारी होनी है, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कसाब ने कभी जेल में बिरयानी नहीं माँगी और उसके बारे में जो सबसे बड़ा शैतान आदमी है, जिसने बात कही थी, वो एक वकील था उज्ज्वल निकम। जो कि सरकारी वकील था, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था 26/11 के इस मामले में कसाब की मौत के लिए और तब उसने ये नैरेटिव फैलाया था ये कहकर कि कसाब को जेल में बिरयानी दी जा रही है और उसका मकसद ये था कि मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करना था और बदनाम करते हुए कहा गया कि मनमोहन सिंह की सरकार 26/11 के आतंकवादी को जेल में उसके कहने पर उसको बिरयानी खिलाती है और पूरे देश में उसका बड़ा प्रतिकार हुआ, बड़ा गुस्सा फैला और बाद में उज्ज्वल निकम को 2016 में पद्मश्री भी दी गई और उस नालायक ने वकील है वो, लेकिन उस जी, नालायक ने कभी माफ़ी नहीं माँगी कि मैंने झूठ बोला था। तो ये सरकार, हमारी सरकार भी, मोदी जी की सरकार भी झूठे नैरेटिव खड़े करती है और झूठे नैरेटिव खड़े ही नहीं करती, बल्कि उनको सिद्ध करती है और सही थी। मुझे मोदी जी के बचपन का एक किस्सा याद आता है कि मोदी जी रात को सो रहे थे, तो उन्होंने चीनी लेकर अपने बिस्तर पर, अपने तकिए पर बिखेरनी शुरू कर दी। तो मोदी जी के पिताजी थे दामोदर दास मोदी। उन्होंने जी, कहा कि बेटा ये चीनी क्यों बिखेर रहा है? कहता है जी पापा आपको नहीं पता कि इससे स्वीट ड्रीम आते हैं। चीनी जो है मीठी होती है, तो जब मैं चीनी बिखेर रहा हूँ तो रात को स्वीट ड्रीम आएँगे। आप भी ऐसा किया कीजिए। तो ये जो मोदी जी हैं ये आदतन और इरादतन झूठ बोलते हैं और जैसे ही ये देश के प्रधानमंत्री बने, तो आप सोचिए झूठ का एक पंडारा बॉक्स खुल गया है। मोदी जी हिपोक्रेट हैं, मैं हमेशा कहता हूँ पाखंडी हैं और पाखंडी हम किस आदमी को कहते हैं? जो झूठ भी बड़ी ईमानदारी से बोलता है। यानी मोदी जी के हर झूठ में कभी ये नहीं लगेगा कि वो जैसे हम कहते हैं ना कि झूठ कैसे पकड़ोगे? तो बहुत सारे लोग जैसे सुहानी आजकल गुप्ता जो बताती है कि बागेश्वर धाम वाला जो ये
पंडित बना हुआ है, फर्जी है, ये झूठा है, ये ट्रिक करता है, तो वो हमेशा झूठ पकड़ने के जितने फ़ॉर्मूले होते हैं, उसे बताया जाता है। जब आदमी झूठ बोलता है, तो वो आँख नहीं मिलाता, झूठ बोलता है तो नाक पे ऐसे हाथ फेर लेता है, झूठ बोलता है तो गर्दन पे ऐसे हाथ लगा लेता है, झूठ बोलता है तो वो कोई ना कोई इशारा करता है, जैसे एक चीज़ को सोचता है फिर बोलता है। मोदी जी जो है मशीन गन की तरह झूठ बोलते हैं और झूठ ऐसे बोलते हैं दबा-दब, दबा-दब, दबा-दब और झूठ इसलिए बोलते हैं कि सामने वाले के सामने अगर AK-47 से या 57 से आप बंदूक से गोली दागे, तो वो बंदूक की गोली बाद में पहुँचेगी। मोदी जी का झूठ आपके कानों में पहुँचेगा, आपके दिमाग में पहुँचेगा और आपके दिल तक उसकी चोट होगी। तो जिस तरह की ये झूठ फ़िलिस्तीन की लड़ाई में फैलाई जा रही है, जब भी देखो लगता है 4 घंटे में जो है हमास का खात्मा हो जाएगा। 24 घंटे में 25 घंटे में जो है हमास के 23 लाख लोग जो है जो फ़िलिस्तीन में रहते हैं वो सब बर्बाद हो जाएँगे। 4 घंटे में हमास जो है पूरा फ़िलिस्तीन खाली कर देगा। गाज़ा स्ट्रिप जो है खाली होने वाली है। ऐसी बातें करते हैं और ये बात अभी से नहीं कर रहे हैं। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था तब भी यही था कि दुनिया 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। मैं एक बच्चे की पार्टी में गया, तो वहाँ पर एक सज्जन आए, मैंने प्लेट हाथ में ले रखी थी खाने के लिए, तो बोले, "आप खाना खा रहे हो?" मैंने, "क्या?" बोले, "5 मिनट में तो दुनिया खत्म हो जाएगी।" तो मैंने 5 मिनट में दुनिया खत्म हो जाएगी तो खाना तो खा लें। कहता हो सकता है भूखे मरे क्यों? तो मैंने उसे चुटकुला सुनाया कि एक बार एक आदमी जो था रेल की पटरी पे लेटा हुआ था। तो उसका दूसरा दोस्त आया, बोला, "भाई रेल की पटरी पे क्यों लेटा है?" तो उसने कहा, "भई ऐसा है मैं जीवन से बड़ा दुखी हो गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ मेरी जान चली जाए। तो रेल आएगी तो कट के मर जाऊँगा।" तो उसने कहा, "ये तो ठीक है लेकिन तू ये खाने का डब्बा क्यों लाया है? टिफ़िन बॉक्स क्यों लाया है?" तो उसने बोला, "जी टिफ़िन बॉक्स इसलिए लाया हूँ कि अगर ट्रेन लेट भी तो हो सकती है। तो ट्रेन लेट होगी तो भूखा थोड़ी मरूँगा।" लेकिन लोगों के दिमाग में इन्होंने इतना भर दिया है कि खाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए इन लोगों को लगता है कि जैसे डूम्सडे आ गया है, तबाही होने वाली है, पूरी तरह दुनिया में कयामत आने वाली है और ये सारा का सारा झूठ। तो आपने सही कहा कि हिंदुस्तान का मीडिया सबसे ज़्यादा फैलाता है और हिंदुस्तान के मीडिया का जो चाणक्य कौन है? वो मोदी जी हैं और उसको सबसे ज़्यादा प्रश्रय कौन देता है? वो एक अमित मालवीय नाम का एक झूठा आदमी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने आईटी सेट का अपना अध्यक्ष बना रखा है। अब 2 दिन पहले बड़ी मज़ेदार खबर आई। खबर ये आई कि 2021 में भारत सरकार ने आईटी रूल्स में एक चेंज किया और वो चेंज किया कि कोई भी जो वीडियो या कोई भी ऐसी सामग्री जो व्हाट्सएप वगैरह पे आती है, तो ये पूछा जाएगा व्हाट्सएप से, ट्विटर से जो अब एक्स हो गया है और दूसरे चैनलों से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, कि आप ये बताओ इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? और बोले कि ओरिजिन होने के बाद हम इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। ये भारत सरकार कह रही है। मैं कहता हूँ भाई इस लंका में रावण कहाँ रहता है ये सबको पता है। रावण तो अमित मालवीय है, रावण तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, वहीं पहुँच जाओ। लेकिन भारत सरकार वहाँ नहीं पहुँचेगी। उसकी आड़ में और लोगों को तो दुःख देगी, लेकिन खुद जो है अपने घर में रावणों को पालेगी और ये बताएगी कि हम जो है जैसे ईडी होती है ना, सीबीआई है, एनआईए है, सीबीडीटी है, इनको सारे दुश्मन, सारे भ्रष्ट कहाँ नज़र आते हैं? आप आदमी में। इनको कहाँ नज़र आते हैं सारे भ्रष्ट? कांग्रेस में। इनको सारे भ्रष्ट कहाँ नज़र आते हैं? ममता बनर्जी के घर में। इनको सारे भ्रष्ट कहाँ नज़र आएँगे? आप देखेंगे कि वो लोग जो विरोधी हैं, उनके घर में जो है इनको सारे शैतान नज़र आते हैं और वो शैतान जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, उसको ही मान लेते हैं, ये बड़ा पवित्र हो गया है। अब इसका जो है जिसे कहते हैं ना बैप्टाइज़ करना, क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज़ करते हैं, दूसरी जगह जो है आपके धर्म में भी उसको धर्म में लिया जाता है, हिंदुओं में भी उसका संस्कार होता है। तो ये जी, मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है लोगों का संस्कार करने में और जो भारतीय जनता पार्टी में आएगा वो देवता और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आता वो दानव है। तो आप ये समझिए कि कल एक बड़ा विचित्र भाषण मैंने सुना, वो अमित शाह हैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री, वो बंगाल गए। अब बंगाल में एक दुर्गा पूजा का पंडाल है जिसको बनाया गया है राम मंदिर की तर्ज पर, राम जी, मंदिर जैसा बनाया गया है और उसमें जाकर उन्होंने एक अच्छा भाषण दिया। उन्होंने हुँ, कहा माँ दुर्गा काली से मेरी प्रार्थना है कि बंगाल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अत्याचार खत्म हो जाए। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि ये आदमी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन भाई तुम भारत के गृह मंत्री हो, ये क्यों नहीं माँगते कि माँ दुर्गा पूरे भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पूरे भारत से अत्याचार खत्म हो जाए। ये होना चाहिए ना केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में चाहता है भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बाकी देश फलता-फूलता रहे। तो इसका मतलब खुद उसके मन में जो है भगवान को भी धोखा देने की इच्छा है। अरे भाई तुम्हें ये कहना चाहिए कि माँ दुर्गा तुम जो है जगत की सबसे ताकतवर देवी हो, नौ दुर्गा का अवसर चल रहा है, तो पूरी दुनिया में शांति हो।
दुनिया की बात करो, ब्रह्मांड की बात करो, ब्रह्मांड में भ्रष्टाचार खत्म हो, ब्रह्मांड में अत्याचार खत्म हो, ब्रह्मांड में नहीं, 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 नहीं। उन्होंने क्या तय किया? ममता बनर्जी के घर में माँ दुर्गा जो है अपनी वो भाला जो होता है ना वो लेके आए और त्रिशूल से जो है वहाँ के भ्रष्टाचारियों को मारे, बाकी भ्रष्टाचारियों का वो पूरा संरक्षण करें। तो जिस तरह की सोच है, वो सोच बताती है कि ये लोग जो है ना देश का भला चाहते हैं, ना दुनिया का चाहते हैं। ये चाहते हैं मेरा बेटा तो गलत काम करे, लेकिन उसका बाल बांका ना हो। बाकी दूसरे के बेटे को कहेंगे कि बेटा तुम भगत सिंह की तरह जो फांसी पे लटक जाओ। यानी लटके फांसी पे दूसरे का बेटा, पड़ोसी का बेटा, और जो ऐश करे, अय्याशी करे वो मेरा बेटा है। तो जिस देश के नेताओं का, जिस देश के लोगों का, और यही अमेरिका का रुख है। अमेरिका भी यही कह रहा है। पहले अमेरिका कह रहा था कि हम जो है उसके साथ हैं, और जो बाइडेन ने खुद कहा कि 20 बच्चों को मारा गया, उस पे जो बाइडेन के आंसू बहने लगे, वो रोने लगे, 3-3 बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। फिर अब उन्हें पता चला कि पुतिन ने भी कहा, ईरान ने भी कहा, चीन ने भी कहा और दूसरे देशों ने भी कहा, यूएनओ ने कहा, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि भाई ये जो है अत्याचार इज़राइल की सरकार कर रही है। तो जो बाइडेन भागे-भागे अब जो है तेल अवीव पहुँच गए। और तेल अवीव पहुँचने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 500 लोगों को अस्पताल में मरीजों को मारा गया, वो गलत। यानी कि महाभारत का युद्ध था, उसमें कृष्ण हो या दुर्योधन हो या जितने भी जो बड़े-बड़े गुरु थे, जो बड़े-बड़े सेनापति थे, उनका सबसे जी, बड़ा दोष क्या था? वो दोष ये देखते थे कि दूसरी सेना का नुकसान हो रहा है, तो वो खुश होते थे, अपनी सेना का नुकसान होता था, तो वो दुःख मनाते थे। भीष्म पितामह जो है, सबसे बड़ा अपराध यही था, जिसकी वजह से उन्हें 17 दिन जो है बाणों की शैया पर लेटकर युद्ध के अंत तक जिंदा रहना पड़ा। इतनी पीड़ा उनको मिली, वो इसीलिए शैया पर लेटे रहे। और द्रोणाचार्य का भी यही हुआ। द्रोणाचार्य का बेटा भी इसलिए मारा गया क्योंकि वो झूठ बोला गया। क्योंकि उसने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरा, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर मेरा बेटा जिंदा है, तब तक मैं जो है हथियार नहीं उठाऊँगा। तो उसके लिए युधिष्ठिर, जिन्हें हम कहते हैं कि सब उन्होंने सदा सत्य का साथ दिया, उन्होंने कहा, झूठ बोला, पहले एक हाथी को मार दिया जिसका नाम द्रोणाचार्य था, और मारने वो अश्वत्थामा था, और उसको मारने के बाद जो है जब उन्होंने कहा कि जब युधिष्ठिर कहेगा तब मैं मानूँगा। तो युधिष्ठिर से जब उन्होंने पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, और तुरंत जो है कृष्ण ने जो है अपना वो लिया शंख और बजा दिया, और धीरे से उन्होंने बोला नरो वा कुंजरा, कि अश्वत्थामा तो मारा गया है, लेकिन वो हाथी मरा है, तुम्हारा बेटा नहीं है, आदमी नहीं है। लेकिन उन्होंने जितनी बात सोची थी उसके बाद ही उन्होंने हथियार उठाए और महाभारत चला। तो हर युद्ध में आप समझिए सबसे पहली बलि सत्य की होती है, सबसे पहली बलि सच्चाई की होती है, सबसे पहली बलि जो है मानवता की होती है, सबसे पहली बलि जो है ईमानदारी की, निष्पक्षता की और न्याय की होती है। और जो हमारे इस देश में आपने खुद सही कहा कि इस देश में इस समय झूठ का बोलाबाला है। हरियाणा के से कुरुक्षेत्र है, उसके बगल में राजस्थान है, वहाँ चुनाव है। उसके बगल में जो है मध्य प्रदेश है, वहाँ भी चुनाव है। उसके बगल में छत्तीसगढ़ है जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ भी चुनाव है। उसके बगल में तेलंगाना है। आप देखिए पूरी पट्टी है, और वहाँ पर इस समय क्या हो रहा है, झूठ की बम्बार्डमेंट हो रही है। 3 जगह युद्ध हो रहा है दुनिया में। एक युद्ध तो हो रहा है आप देखिए यूक्रेन में, एक हो रहा है फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच में, और एक युद्ध हो रहा है हिंदुस्तान की इस मध्य जो हिंदी पट्टी है इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है झूठ बोलने में कौन लगे हुए हैं? हमारे महारथी जो हैं वो भारत सरकार के चुनाव आयोग के लोग हैं। उनको शिकायत करो वो चुप सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। जो सरकारें हैं वो झूठ बोल रही हैं, और उस झूठ बोलने का नज़रिया अब ये है कि इस समय जो युद्ध चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो 9 साल में एक मेहनत से एक साम्राज्य सा खड़ा किया था कि 56 जो मुस्लिम देश हैं, उनमें नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। और डंका बजने का कारण ये था कि उन्हें लगता था कि इससे मुस्लिम लोग खुश होंगे, और हमारे जो 3 करोड़ हिंदुस्तानी प्रवासी के जी, रूप में वहाँ पर काम करते हैं, उनको फ़ायदा होगा। और एक ही चाल में उन्होंने सीधा कहा कि हम इज़राइल के साथ हैं। और ये पहली विडंबना है देश की कि मोदी जी कह रहे हैं हम इज़राइल के साथ हैं, और भारत का जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय का, वो कह रहा है हमारी फ़िलिस्तीन की नीति चल रही है। हम फ़िलिस्तीन के लोगों का सही तरह से सेटलमेंट चाहते हैं, और सबको अपने तरीके से रहने का अधिकार है। तो एक तरह से मोदी जी कुछ और बोल रहे हैं, सरकार कुछ और बोल रही है, सच क्या है किसी को नहीं पता। और जैसे ही कांग्रेस कहती है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, यानी भारत सरकार की जो आधिकारिक विदेश नीति है, उसका समर्थन करने वालों को भी कहते हैं ये जो है संतुष्टि, या जो जो मुसलमान हैं, मुसलमान परस्ती दिखा रहे हैं।
तो इस तरह से हिंदुस्तान में एक तरह से पूरी तरह से आप देखिए भ्रष्टाचार और अत्याचार और असत्य का बोलबाला है। और जो फ़िलिस्तीन की समस्या है, उसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये समझिए कि फ़िलिस्तीन में 48 से सन 1948 से पहले सारे लोग फ़िलिस्तीन के लोग रहते थे। 6 लाख लोग वहाँ रहते थे। उस समय जो है ब्रिटेन ने तय किया कि यहाँ पर सेटलमेंट किया जाएगा और सेटलमेंट कर कर यहूदियों को बसाया जाएगा। और तब जो है तब से जो संघर्ष शुरू हुआ, तो 6 लाख यहूदी जो 20 लाख यहूदी जो थे, वो तो बढ़ के 83 लाख हो गए और 6 लाख जो फ़िलिस्तीनी थे, वो बढ़कर 23 लाख हो गए। लेकिन जितनी ज़मीन थी टोटल ज़मीन 8890 वर्ग मील, वो ज़मीन का 2% हिस्सा सिर्फ़ फ़िलिस्तीन के पास रह गया है। और इज़राइल चाहता है कि इस 2% के हिस्से को भी मैं कब्ज़ा कर लूँ और वो ऐसे ही उसकी कोशिश है कि जैसे उसको लगता है कि ये काँटा है, जो हमारे बदन में कहीं चुभ रहा है। 2% लोगों को 2% ज़मीन जिन लोगों को के पास रह गई है, 98% ज़मीन जिनके हथिया लिया है, उनसे भी वो खाली कराना चाहता है। गाज़ा पे हमला इसीलिए करना चाहता है। और अगर इसी तरह के हिसाब से आप देखेंगे, तो अमेरिका में 250 साल पहले जो रेड इंडियंस रहते थे, उनका राज होना चाहिए। वो कहेंगे ये सारे इंग्लैंड के, स्पेन के और जो फ्रांस के और दूसरे देशों के लोग जो आके अमेरिका में रह रहे हैं, वापस जाना चाहिए। और उसी तर्क के आधार पर अगर आप देखेंगे, तो जो द्रविड़ लोग हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, वो कह सकते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, तो तुम सब बाहर जाओ। और कब्ज़ा किसका होना चाहिए हिंदुस्तान पर? वो कहेंगे द्रविड़ों का होना चाहिए, यानी तमिलनाडु के लोगों का कब्ज़ा होना चाहिए, बाकी ये जो बाहर के लोग आए, ये जाएँ। तो जो लोग इतिहास की समझ नहीं रखते, मानवता के उत्थान की या विकास की समझ नहीं रखते, वो ऐसी बात क्या मानते हैं कि ये यहूदी और मुसलमानों का झगड़ा है। दरअसल ये यहूदी और मुसलमानों का झगड़ा नहीं है। दरअसल ये झगड़ा जो है सेटलमेंट का है और सेटलमेंट का फैसला जिन लोगों ने किया, वो अमेरिका ने किया, मित्र राष्ट्रों ने किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। और उसके बाद जो है उन्होंने ये फैसला जो है अरब लोगों पे थोप दिया और अरब के लोग जब अपने हकों की, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब जो है उनको आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है। और भारत सरकार का जो रुख है कि जो फ़िलिस्तीन और हमास और हिज़्बुल्लाह के लोग जो हैं आतंकवादी हैं, ये कहना दरअसल लोगों के राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिफेंड, उसका जो है उल्लंघन करता है। इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को दोबारा से बहस करके एक समिति बनानी चाहिए और उसको हाई पावर समिति होनी चाहिए जिसकी बात को हर कोई माने। और ये 5 देश जो वीटो की पावर लेके यूएनओ में घूमते हैं, ये उसको वीटो ना कर पाएँ। ये ऐसा सेटलमेंट होना चाहिए, तब जाके ये युद्ध खत्म होगा। नहीं तो इस समय जिस तरह से देश में नंगा नाच हो रहा है, ऐसे दुनिया में नंगा नाच हो रहा है और जिसके पास पावर है, जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जिसके पास ताकत है, समर्थ को नहीं घूस घुसाई, उस तरह की जो समस्या देश में, दुनिया में चल रही है, वो दुनिया का संहार करेगी। और जो लोग कहते हैं कि कभी भी डूम्सडे आ सकता है, वो आ सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने न सिर्फ इज़राइल और फ़िलिस्तीन में जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसके बारे में बताया, बल्कि झूठ कहाँ से फैलाया जा रहा है, किस तरह से फैलाया जा रहा है और हमारे देश में झूठ का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, उस सब को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आप जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शाम में या कल फिर मुलाकात होगी रणधीर जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।